नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत चौधरी आप सभी का अपने YouTube चैनल एमआर कॉलेज एकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग एसएसटी ज्योग्राफी के चैप्टर थर्ड जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बारे में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं जो तो आपके एग्जाम्स में अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में देखेंगे। तो एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठंड की वजह से कैप वैप लगा रखा है। हाँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, बांधों को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है बहुउद्देशीय परियोजना, जल स्रोत, तीसरा है बाढ़ नियंत्रण का उपाय, चौथा है जल का भंडार। तो आप ये देखेंगे बांधों को कहा जाता है, जितने भी हमारे डैम होते हैं, डैम, ये डैम के बारे में दे रखा है, डैम जितने भी होते हैं उनको कहा जाता है। मेरे अनुसार आप ये देखोगे तो आपके ये सारे क्वेश्चन लगभग सही हैं। और इसमें ये देखा गया है कि इसमें सबसे बेस्ट क्वेश्चन में आंसर कौन सा है, सबसे बेस्ट आंसर कौन सा होगा, तो उसको हमें देखना है। तो आप ये देखोगे तो सबसे बेस्ट आंसर आएगा बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना क्या मतलब होगा? बहुउद्देशीय, देखो आप इसको शब्द को तोड़ लोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय, बहु का मतलब हो गया बहुत, काफी, मैनी, मतलब एक पर्पज नहीं है, मैनी। उद्देश्य का मतलब होगा पर्पज, एम, मतलब उसके एक ही परियोजना है और उसके उद्देश्य अलग अलग हैं, तो उसको बोला गया बहुउद्देशीय। शब्द को आप तोड़ दोगे, बहुउद्देशीय। बहुउद्देश्य जो डैम बनते हैं या परियोजना होती है, उनके क्या उद्देश्य है? जल का स्रोत, जल स्रोत का जो वहां पे पानी इकट्ठा होता है उसको हम लोग एक नहर भी निकाल के ले जा सकते हैं, आसपास की जो रहने वाली जनता है उसको मीठे पानी का स्रोत भी मिल सकता है। बाढ़ नियंत्रण का उपाय, बाढ़ नियंत्रण का मतलब होगा कि जहां पे बाढ़ ज्यादा मात्रा में आती थी वहां पे उसको कंट्रोल किया जा सकता है। फोर्थ हो गया जल का भंडार, जल का भंडार का मतलब होगा वहां पे जितना भी जल इकट्ठा हो रहा है ये जल का भंडार है। तो आपकी ये आंसर लगभग ठीक है। आप ये देखोगे सबसे बेस्ट आंसर क्या आएगा आपका? बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना में ये सारे आंसर आपके अंतर्गत आएंगे। सबसे बेस्ट आंसर है बहुउद्देशीय परियोजना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, धरातल पर जल की धरातल पर जल की कमी का, ये क्वेश्चन है, जल की कमी। धरातल पर, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, जो टाइपिंग करता है लड़का। धरातल पर जल की कमी का क्या कारण है? तो आप ये फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है अतिशोषण, सेकंड है अत्यधिक प्रयोग, अत्याधिक प्रयोग, थर्ड है समाज के विभिन्न वर्गों में असमान वितरण, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। अब आप एक एक ऑप्शन को हम लोग ध्यान से देखें तो एक एक ऑप्शन में आप इलिमिनेट कर सकते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। तो आप देखो अतिशोषण, अतिशोषण का मतलब होगा कि हमें पानी का अधिक मात्रा में निकाला जा रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है पानी का ज्यादा मात्रा में। आप ये देखोगे कई विभिन्न ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी नीचाई में है फिर भी उनको नलकूप वगैरह लगा करके, समरसेबल निकाल करके उनको निकाला जाता है। अतिशोषण मतलब पानी का अधिक मात्रा में शोषण हो रहा है, और अतिशोषण के साथ साथ वेस्टेज भी बहुत ज्यादा मात्रा में पानी हो रहा है। जब से समर वगैरह हुई है, पहले नलकूप से आदमी पानी खींचता था तो जितनी आवश्यकता थी उतना करता था, अब बटन, समर के हिसाब से बटन दबाता है और पानी टंकियों में काफी मात्रा में फैलता रहता है। तो ये अतिशोषण है। अत्याधिक प्रयोग, ये भी अतिशोषण। दूसरा हो गया अत्याधिक प्रयोग, हम पानी की जितनी आवश्यकता है उससे अधिक मात्रा में उपयोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये अत्याधिक उपयोग हो रहा है या प्रयोग हो रहा है, अत्याधिक प्रयोग। अब जब देखो स्विमिंग पूल्स वगैरह है जितने भी हैं, उनमें स्विमिंग पूल्स में क्या हो रहा है? ये पानी का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग नहीं हो रहा है स्विमिंग पूल्स, ये पानी का। अब स्विमिंग पूल्स भी आप देखोगे कि स्विमिंग पूल्स जो राजस्थान में जहां पानी की कमी है, वहां पर राजस्थान में भी स्विमिंग पूल बना दिए गए, तो वहां पे पानी का तो और ज्यादा शोषण मात्रा में, ऐसी जगह पर पानी नहीं है और वहां पे स्विमिंग पूल बनने का मतलब ये होगा कि पानी का बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है। आप देखोगे 5 स्टार्स जितने भी होटल हैं, 5 स्टार होटलों में, उसमें उनमें भी पानी का अत्यधिक मात्रा में स्विमिंग पूल की वजह से वेस्टेज होता है। और देखोगे महाराष्ट्र का विदर्भ जो क्षेत्र है वहां पर भी, जहां पानी की कमी की वजह से किसानों की मौत हो जाती है, वहां पर आप देखोगे महाराष्ट्र सरकार द्वारा कई हजार गुना पानी लीटर वेस्टेज पानी किया जाता है, इसमें स्विमिंग पूल्स वगैरह में।
और जो ग्राउंड्स होते हैं उनको छिड़कने में पानी का प्रयोग किया जाता है। और जहां महाराष्ट्र में किसानों की संख्या मतलब बहुत ज्यादा, डेथ संख्या बहुत ज्यादा हो रही है, तो आप ये देखोगे थर्ड ऑप्शन है समाज के विभिन्न वर्गों में असमान वितरण। समाज के विभिन्न वर्गों में असमान वितरण का मतलब हो गया कि जो व्यक्ति गरीब से गरीब स्थिति है उसको पानी जो उपयोग में लाया जाने वाला जो मीठा पानी है वो प्रयोग में नहीं लाया जा पा रहा है, क्योंकि उसको शुद्ध जल मिल नहीं रहा है, और एक तरफ पानी दूसरा आदमी उसको शुद्ध जल का वेस्ट कर रहा है। तो ये आप देखोगे समाज के विभिन्न वर्गों में असमान वितरण। आप देखो राजस्थान में पानी का इतना संकट है कि वहां पे राजस्थान में पानी का संकट है, और वहीं जो है आप देखोगे उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में वहां पानी काफी मात्रा में है तो वेस्ट होता है। ये असमान वितरण है पानी का। राजस्थान में दूर दूर से जनता पानी लेकर के आती है। तो ये विभिन्न वर्गों में समाज का असमान वितरण ऐसे भी देख सकते हो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। और समाज में आप देखोगे कि समाज में जो गरीब तबका है उसको पानी, पीने योग्य पानी जो शुद्ध जल होता है, मीठा पानी, वो नहीं मिल पा रहा है। और डी ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। तो आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? उपयुक्त सभी। ये आपके तीनों ही आंसर सही होंगे, इसलिए आप आंसर आएगा डी उपयुक्त सभी। सतलुज नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना है, ये देखना है हमें कि सतलुज नदी पर कौन सी परियोजना है। इनमें से नंबर फर्स्ट ऑप्शन है हीराकुंड परियोजना, सेकंड है भाखड़ा नांगल परियोजना, थर्ड है नागार्जुन सागर परियोजना, और चौथी है चंबल परियोजना। क्या आप लोगों को ये बताना है कि कौन सी परियोजना सतलुज नदी पर बनाई गई। सतलुज नदी पर आप ये देखोगे तो आपका हीराकुंड गलत हो जाएगा, नागार्जुन गलत हो जाएगा, चंबल गलत हो जाएगा। आपका आंसर क्या आएगा? भाखड़ा नांगल परियोजना। ये भाखड़ा नांगल परियोजना आपकी ये सतलुज नदी पे बनाई है। सतलुज नदी क्या हो गया? सतलुज नदी पर सतलुज नदी पे भाखड़ा नांगल परियोजना बनाई गई है। आप ये देखोगे भाखड़ा नांगल परियोजना ये भारत की सबसे ऊंची परियोजना में से एक है। बांध जो बनाया गया है, कभी आप क्वेश्चन में आंसर में देखने को मिलता है बुक में, कभी टेहरी बांध दे रखा है, कहीं पर भाखड़ा नांगल बांध दे रखा है। तो आपका फर्स्ट और सेकंड में ये दोनों में ऑप्शन में रहता है। तो ये भाखड़ा नांगल परियोजना देखोगे आपकी सतलुज नदी में, ये पंजाब राज्य, जो पंजाब राज्य है वहां पर बनाई गई। पंजाब क्या हो रहा है नीचे? पंजाब जो स्टेट है पंजाब है, होशियारपुर एक जिला है, होशियारपुर। होशियारपुर होशियारपुर जिला है, वहां पर ये जो है परियोजना लगाई है। जिला पड़ता है होशियारपुर और स्टेट पड़ता है आपका पंजाब। पंजाब में भाखड़ा नांगल परियोजना बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 4, महानदी पर बहुउद्देशीय परियोजना है। महानदी पर बहुउद्देशीय परियोजना है। आंसर नंबर फर्स्ट सरदार सरोवर परियोजना, सेकंड गांधी सागर परियोजना, थर्ड चंबल परियोजना, फोर्थ है हीराकुंड परियोजना। तो आप ये देखोगे महानदी पर, ये नदी कहां पे है ये आप देखोगे, ये महानदी जो है सबसे बड़ी उड़ीसा की बड़ी नदियों में से एक आती है। उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है महानदी। और इसमें जो परियोजना है वो आएगा, आपका आंसर आएगा हीराकुंड परियोजना। ये इधर आ जाता हूं मैं। तो ये महानदी जो है इसमें परियोजना में कौन सा आंसर आएगा? हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड। ये चंबल परियोजना गलत होगा, गांधी सागर भी गलत हो जाएगा, सरदार सरोवर ये गलत हो जाएगा। अब इनके तीनों के अगर तीनों का मैं देखूं कि तीनों कौन कौन सी नदी, सरदार सरोवर परियोजना ये नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। गांधी सागर परियोजना ये चंबल नदी पर है, और ये चंबल परियोजना भी चंबल नदी पर ही है। तो आपका आंसर क्या आएगा? हीराकुंड परियोजना। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य में छत पर जल का संग्रहण किया जाता है? जल का संग्रहण का मतलब होगा छत जो भी है घरों की छत पर पानी इकट्ठा कर लिया जाता है। जब भी बारिश होती है वहां पर जल का जो पानी होता है, सॉरी
वर्षा का जो जल होता है वो इकट्ठा कर लिया जाता है उसका उपयोग में लाने के लिए, क्योंकि वहां पे जब स्टोर कर लोगे, स्टोर के माध्यम से जब वो छतों पे स्टोर हो जाता है, स्टोर होकर के वहां पे नीचे अंडरग्राउंड टैंक बना दिए गए, उनके माध्यम से पानी टैंक में आ जाता है और टैंक से उसके बाद 15 दिन, 10 दिन, 12 दिन तक उसका उपयोग कर सकते हैं। तो उसका आंसर उत्तर प्रदेश आपका गलत होगा, बिहार गलत हो जाएगा, कर्नाटक गलत होगा, आंसर आएगा राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी को देखते हुए ये फैसला वहां की जनता ने लिया है कि पानी को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, वर्षा जल संग्रहण जो जो भी देखोगे आप, जो है छतों पर देखोगे, तो ये कहां मिलेगा आपका, राजस्थान में। राजस्थान में कौन सी नहर निकाली गई है? आपका पहला आंसर गलत होगा, पेरियार गलत होगा, शारदा गलत होगा, आंसर आएगा फोर्थ, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो है, ये आप ये देखोगे राजस्थान की लाइफ लाइन है, आप ये देखोगे राजस्थान की लाइफ लाइन है एक तरह से, ये राजस्थान की ये नहर, इसके माध्यम से आप गंगानगर, जो राजस्थान के जिले हैं, चुरू जिले हैं, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, उन डिस्ट्रिक्टों में ये पानी का उपयोग में लाया जाता है जहां पानी की बहुत ज्यादा कमी थी। इसको इंदिरा गांधी नहर को पहले हम लोग राजस्थान नहर के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? राजस्थान नहर के नाम से जानते, राजस्थान नहर। कुछ दिक्कत आ रही है क्या? लिख नहीं पा रहा है यहाँ पे, क्या है? राजस्थान नहर के नाम से हम लोग इसको जानते थे, राजस्थान नहर के नाम से। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान के नाम से जानते थे। और राजस्थान में कौन सी नहर है? आंसर आएगा इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, हाँ एक चीज और इंपॉर्टेंट रह गई है बतानी, कि इंदिरा गांधी जो नहर है वो विश्व की, हाँ विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, विश्व की सबसे बड़ी। आप इंडिया की मत देखो, आप देखो विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना में आंसर आएगा तो आपका इंदिरा गांधी नहर। बहुउद्देशीय परियोजना का उद्देश्य है, बहुउद्देशीय जो परियोजना होती है उनका क्या उद्देश्य है? क्वेश्चन नंबर पहले में ही मैंने बताया था कि बहुउद्देशीय परियोजना का क्या उद्देश्य होता है। विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, जल आपूर्ति, ये सभी आप देखोगे। बहु मैंने बताया था, मैंने उद्देश्य मतलब पर्पज हो गए, एम हो गए, ये आपके जो जितने भी उद्देश्य, कई उद्देश्यों के लिए जो परियोजना लगाई जा रही है उसका एक उद्देश्य न होकर कई उद्देश्यों के लिए होनी चाहिए। जैसे आपका मोबाइल फोन होता है, उसका भी हम लोग कितनी चीजें प्रयोग, कैमरा में उपयोग कर लेते हैं, खींच लेते हैं, फोटो खींचने के लिए कर सकते हैं, फोन मिलाने के लिए, कैलकुलेटर की, ऐसे ही जो बांध वगैरह बनाए जाते हैं, परियोजना बनाई जाती है, वो बहुउद्देशीय जब ही कहा जाता है जब उनका कई पर्पज हो, उद्देश्य। तो आप देखो, जब विद्युत उत्पादन, विद्युत उत्पादन का मतलब ये होगा कि वहां पर बिजली का निर्माण किया जा रहा है। बिजली का निर्माण कैसे होगा? तो वहां पर जो है, वहां पर जब डैम से पानी गिरता है तो नीचे एक मशीन लगाई जाती है जिसको बोलते हैं टरबाइन। क्या बोलते हैं? टरबाइन मशीन, टरबाइन मशीन लगाई जाती है, टरबाइन। ये इसकी पंखड़ियों पर जब पानी पड़ता है तो ये पंखड़ियां घूमती हैं और ये पंखड़ियां जो है बिजली उत्पादन का कार्य करती हैं। सेकंड है आपका बाढ़ नियंत्रण। ये बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ नियंत्रण का मतलब ये होगा कि वहां पे आसपास जो बाढ़ आती थी उसको कंट्रोल करने का काम भी परियोजना होता है। तीसरा जल आपूर्ति, क्योंकि वहां पर पानी इकट्ठा हो जाएगा तो वहां पर आसपास के क्षेत्र में पानी का उपयोग कर सकते हैं, तो जल की आपूर्ति भी संभव है। आंसर क्या आएगा? ये सभी। सबसे बेस्ट आंसर है आपका, बेस्ट। आपको ये भी देखना कि सबसे बेस्ट आंसर कौन सा है, तो बेस्ट आंसर कौन सा है? ये सभी। तीनों आंसर सही है तो ये आएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 8, महानदी पर हीराकुंड बांध किस राज्य में है? महानदी पर, अभी मैंने बताया था, हीराकुंड बांध किस नदी, किस राज्य में है? तो आप ये पहला आंसर गलत होगा, दूसरा भी गलत होगा, तीसरा भी गलत होगा और चौथा आंसर क्या होगा? उड़ीसा। अब आंसर क्या आएगा? उड़ीसा। तो ये हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। और किस राज्य में है? उड़ीसा में है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो ये जो है आप देखोगे सरदार सरोवर बांध कहां पे है? सरदार जी कहां के थे? गुजरात के। तो कहां बनेगा? गुजरात में। और गुजरात में कौन सी नदी आती है? नर्मदा। तो आंसर क्या आएगा? नर्मदा। सतलज पंजाब में हो जाएगा, कृष्णा नहीं होगा, कावेरी नहीं होगा। कावेरी को ये देख लो दक्षिण की गंगा कहा जाता है, दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है कावेरी नदी को। कभी भी क्वेश्चन आएगा तो लगा देना कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी कहां से निकलती है? ये आपके कर्नाटक राज्य से निकलती है। कर्नाटक और तमिलनाडु की महत्वपूर्ण नदी है ये कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक से, ये कर्नाटक में जो है ब्रह्मगिरी क्षेत्र है, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी ये जैन धर्म का काफी इंपॉर्टेंट जगह है जैन धर्म के बारे में। तो ये जो है वहां से निकलती है, ब्रह्मगिरी पर्वत से कावेरी नदी निकलती है। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? आप ये देखो टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? तो टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? आपकी भागीरथी नदी पर है। किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। आपका आंसर गंगा गलत होगा, अलकनंदा गलत होगा, मंदाकिनी गलत होगा। आपका आंसर आएगा भागीरथी नदी। तो अब आप देखोगे कि गंगा, गंगा जो नदी है, गंगा किससे मिलकर बनी होती है? दो नदियों से मिलकर के जुड़ के बनती है गंगा। इधर आता है भागीरथी और इधर आती है अलकनंदा। दो नदियां आती हैं भागीरथी और अलकनंदा, जब दोनों मिल जाती हैं तब वहां पे मिलता है गंगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है। टिहरी बांध को किसी किसी बुक में टिहरी और भाखड़ा नांगल का दोनों का नाम आता है। टिहरी कहीं पे सबसे ऊंचाई में फर्स्ट नंबर पे आता है, कभी सेकंड पे आता है। तो मेरे अनुसार तो टिहरी फर्स्ट ही होगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध जो टिहरी है, और दूसरे नंबर पे आएगा भाखड़ा नांगल बांध। टिहरी बांध कहां पे है? ये टिहरी बांध जो आपका उत्तराखंड में, कहां पे है? उत्तराखंड में। ये सैलानियों का काफी अच्छा क्षेत्र, वहां लोग पर्यटन के लिए घूमने जाते हैं क्योंकि वहां बोटिंग वगैरह होती है। तो ये सैलानियों के काफी इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो जैसे ठंड पड़ रही है तो वहां पे काफी मात्रा में सैलानी घूमने के लिए जाते हैं। काफी ऊंचाई पे बना हुआ है टिहरी। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? आप ये देखोगे कि जो ये दक्षिण भारत वाला जो हिस्सा है ये वाला, या ऊपर से जो भी नदियां आ रही हैं, तो वो इधर बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या है? अरब सागर। नदी कोई कोई ज्यादातर है नदियां कहीं ना कहीं गिरने का प्रयास करेंगी, या गिरेंगी, प्रयास कह रहा हूं, प्रयास नहीं करेंगी, वो गिरेंगी। या तो वो बंगाली खाड़ी में गिरेंगी या अरब सागर में गिरेंगी। और कुछ नदियां हो जाती है जो बीच से भी विलुप्त हो जाती हैं, वो गिरती नहीं है क्योंकि उनमें पानी की कमी रहती है। तो आप देखो कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ये नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के बारे में आप ये देखोगे तो पहले आंसर बताता हूँ, फिर डिटेल से बताऊंगा आपको ये कि कहाँ कहाँ है। तो ये आप नर्मदा नदी के बारे में देखोगे तो ये नर्मदा जो नदी है वो आपकी मध्य प्रदेश से निकलती है। कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश से। ये तापी जो है ये भी आपकी मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये तापी शायद शहडोल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, और नर्मदा जो है अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक, कंटक की पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से। और ये लूनी नदी ये जो है आपकी राजस्थान से निकलती है, राजस्थान से, ये राजस्थान, राजस्थान से निकलती है। और ये फोर्थ आती है आपकी कावेरी। कावेरी के बारे में बताया मैंने, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो आप देखो कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो आपका आंसर है कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नर्मदा नदी आप देखोगे मध्य प्रदेश में, यहाँ पे ये नर्मदा है, तो ये जो है पीछे की ओर अरब सागर की ओर चलती है। दो ऐसी नदियां नर्मदा और तापी, ये दोनों नदियां भ्रंश घाटियों से होकर गुजरती हैं और वो अरब सागर में गिरती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है।
तो आप कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, इधर पूर्व पड़ेगा इधर पश्चिम पड़ेगा, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, दो नदियां कौन सी हैं, वो है नर्मदा और तापी। तो नर्मदा और तापी जो मध्य प्रदेश से निकलती हैं और पश्चिम की ओर गिरती हैं, मतलब अरब सागर में गिरती हैं। और ये लूनी की देखोगे, ये लूनी राजस्थान में यहां से निकलती है, राजस्थान में, और ये गुजरात के कच्छ वगैरह रन में वहां जाकर के विलुप्त हो जाती है, क्योंकि पानी इसमें सूख जाता है, राजस्थान में तो पानी ही कहां से आया, तो वो वहां पे सूख जाता है। तो ये कावेरी नदी है वो जो तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकल करके इधर की ओर ये यहाँ पे गिरती है बंगाल की खाड़ी। तो आंसर क्या आएगा, कावेरी नदी। मैं आप लोगों को ऑप्शन, तो ये क्वेश्चन का जो आंसर करा ही रहा हूं, ऑप्शन इलेमिनेट करना भी बता रहा हूं कि ऑप्शन को कैसे आप सही लगा सकते हो, कि कौन सा गलत होगा, ये काटते चले जाओगे तो आंसर कौन सा सही है बच जाएगा, वही आंसर सही होगा। अब ये देखो, और एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जो जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं उनके मैं आपको डिटेल से आंसर भी बता रहा हूं कि ये आंसर गलत है तो उसके बारे में क्यों गलत है, और फिर जो ऑप्शन है उनका अर्थ क्या क्या है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। काफी चीजें सॉल्व हो रही हैं आपकी। मेरा मतलब ये होता तो मैं सीधा क्वेश्चन कराता, आंसर कराता, आंसर से मतलब नहीं है। तो ये कौन कौन सी चीज क्या क्या है सब डिटेल फॉर्म से बता रहा हूँ आपको। ये अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, राणा प्रताप सागर बांध किससे संबंधित है, राणा प्रताप सागर बांध। तो आप ये देखोगे राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप कहाँ के थे, राजस्थान के, तो राजस्थान के थे, तो किस नदी पे होंगे राणा प्रताप सागर बांध, किस नदी पे, सबसे पहले आप ये देखो राणा प्रताप सागर बांध है चंबल नदी पे, किस पे है, चंबल नदी पे। चंबल नदी पे 3 बांध बनाए गए, नंबर पहला है राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है, दूसरा बांध है आपका गांधी सागर, गांधी सागर, और तीसरा है आपका जवाहर सागर बांध, ये भी बांध ही है, ये भी बांध है आपका। तो आपके 3 बांध हैं, एक तो राणा प्रताप सागर बांध है, गांधी सागर है और जवाहर सागर बांध है, 3 बांध हैं आपके। अब इनका इंपॉर्टेंस देख लीजिए कि आप देखिए कोई बांध बनाया जा रहा है तो उसका उपयोग क्या क्या है, सौर ऊर्जा उपयोग, सौर ऊर्जा उपयोग, मतलब पानी से उसका क्या संबंध हो, कोई संबंध नहीं होगा। सौर ऊर्जा लगाई जाएगी तो राजस्थान के क्षेत्रों में लगाई जाएगी, सूखे वाले क्षेत्रों में सौर ऊर्जा, जहां सोलर प्लेट लगा दी जाए वहां पे, तो बांध से कोई संबंध नहीं होगा। इंपॉर्टेंट ज्यादा इलेमिनेट कर सकते हो आप इसको, तो सौर ऊर्जा आपकी गलत हो जाएगी। अब आप देखो पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा जो लगाई जाएंगी जहां समुद्र तटीय क्षेत्र होंगे वहां पर पवन चक्कियां लगाई जाती हैं, जैसे ये समुद्र तटीय क्षेत्र आप ये देखोगे दक्षिण भारत का जो भी हिस्सा है भारत का, ये ऊपर का नीचे वाला हिस्सा बता दे रहा हूँ उधर, तो ये जो पवन चक्कियां लगाई जाएगी वो यहाँ पे लगाई जाएंगी किनारे पे, क्योंकि समुद्र की हवाएं किनारों पे ज्यादा मात्रा में चलती है, इसलिए जो सबसे नंबर पवन ऊर्जा का स्टेट सबसे ज्यादा उत्पादन करता है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु, चल क्यों नहीं, चल तमिलनाडु आप देखोगे, तमिलनाडु सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन करने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य है, पवन ऊर्जा का उत्पादन करता है, ठीक है। अब ये देखोगे पवन ऊर्जा, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा तो कोई संबंध नहीं है, परमाणु ऊर्जा का परमाणु ऊर्जा नहीं होगा आपका। आपका क्या आंसर बता, जल विद्युत। तो जल से जो डैम बनाया जाता है, मैंने अभी बताया था कि वहां पर पानी जब गिरता है तो एक मशीन लगाई जाती है टरबाइन, टरबाइन मशीन, जब वो वहां से पानी गिरता है तो वो टरबाइन घूमती है और घूमने के साथ विद्युत का निर्माण करती है। तो आपका आंसर क्या आएगा, जल विद्युत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ये देखो जल मंडल का कितना प्रतिशत भाग शुद्ध जल है, शुद्ध जल, आप ये देखोगे शुद्ध जल कितना प्रतिशत है। पृथ्वी पर आप देखोगे, पृथ्वी पर जितना भी 100% जल मान लिया जाए तो उसमें शुद्ध जल का परसेंट कितना है, आप ये देखो 78% से लगभग लगभग आपका ऊपर ही वो जो है महासागरों में, आपका ये आंसर गलत होगा, 18% गलत हो जाएगा, 8% गलत हो जाएगा, 3% जल जो है आपका शुद्ध जल में है, बिल्कुल जिसको आप लोग पीते हैं पानी। अब ये कैसा है शुद्ध जल, कौन कौन सा है, कुओं में पाए जाने वाला, ये ये भी 3% में ही आता है। आपके जो ग्लेशियर हैं जहां पानी पिघलता है, ग्लेशियर,
ग्लेशियर जो हिम 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 के बर्फ हैं, ग्लेशियर की कमी है क्या? ग्लेशियर जो होते हैं वो भी आपके, वो देखोगे तो वो जो है वो भी शुद्ध जल में आते हैं। और नदियों में पाए जाए शुद्ध जल जो पाया जाता है नदियों में, वो भी आपका 3% का ही हिस्सा है। तो आप देखोगे आंसर क्या आएगा, 3%। क्वेश्चन नंबर 14, जल दुर्लभता का कारण है, जल दुर्लभता का कारण है। आपका ऑप्शन है फर्स्ट, जल का आवश्यकता अनुसार उपयोग, जल का उचित उपयोग, जल का संग्रहण और बढ़ती जनसंख्या और जल का दोहन। तो आप जल दुर्लभता, पहले आप ये समझो जल दुर्लभता क्या होती है। जल दुर्लभता, दुर्लभ, दुर्लभ का मतलब होगा जो चीज कम मात्रा में बहुत बड़ी मुश्किल से पाई जाती है। तो जल दुर्लभता का मतलब होगा कि आवश्यकता अनुसार जल का, आवश्यकता आवश्यकता अनुसार जल न मिलना, जितनी जल की आवश्यकता है उसके अनुसार जल की आपको आपूर्ति नहीं हो पा रही है, मिलना या आपूर्ति नहीं हो पा रही, वो क्या कहता है, जल दुर्लभता। अब ये देखो, जल का आवश्यकता अनुसार उपयोग, ये आपका गलत। अगर आवश्यकता अनुसार उपयोग होगा तो जल दुर्लभता होगी ही नहीं, आंसर गलत हो जाएगा। जल का उचित उपयोग, जल का हम लोग उचित उपयोग कर लेंगे तो जल दुर्लभता होगी ही नहीं। जल का उचित उपयोग, किसी भी चीज का अगर आप उचित उपयोग करोगे तो आप सबसे बेस्ट इंसान हो, ये समझ लीजिए। अगर उसका उपयोग करें तो वो आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सकती है। अगर हम लोग उसका उपयोग सही नहीं कर रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी के लिए खत्म हो जाएगा। उसी में एक वर्ड दिया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसको बोलते हैं सतत विकास या धारणीय विकास या पोषणीय विकास, तीनों शब्द उसी के हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। जल का संग्रहण, ये तीनों गलत, ये भी गलत हो जाएगा। बढ़ती जनसंख्या और जल का दोहन, आंसर क्या आएगा, बढ़ती जनसंख्या और जल का दोहन। बढ़ती जनसंख्या के मतलब ये हो गया कि जितनी जनसंख्या बढ़ रही है उसके अनुसार जल की आपूर्ति, शुद्ध जल की आपूर्ति नहीं हो पा रही। और जल का दोहन मतलब जल को अधिक मात्रा में निकाला जा रहा है। तो आपका आंसर तो ये आंसर क्या आएगा, बढ़ती जनसंख्या और जल का दोहन। ये जो है दुर्लभता एक नेगेटिव पॉइंट दे रखा है, नेगेटिव है, और तो आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव। ये आंसर क्या है, नेगेटिव। बाद बाकी ये तीनों चीजें कहती है पॉजिटिव। तो मैं, अब आप ये देखेंगे कि आपको, मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस जितने भी आंसर कराए गए चैप्टर 3 के समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग कल चैप्टर 4 को देखेंगे, ज्योग्राफी को। अब मैं डेली डेली श्रृंखला की सीरीज को बढ़ाता हूँ, डेली 2 वीडियो डाल दिया करूंगा। एक वीडियो से काम नहीं चलेगा, एग्जाम आने वाला है तो 2 वीडियो में आपको डेली डाल दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।